हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th मैथ के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को, जिसका सेट 2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। 2022 में आया हुआ प्रश्न पत्र है, कोड है 822AW। इसका आज हम लोग पहला पार्ट करेंगे, यानी इस सेट को हम लोग 2 भागों में सॉल्व करेंगे। पहले भाग में हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक। सभी प्रश्नों को हल करेंगे, सभी खंडों को हल करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में आ सके। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 10th मैथ क्वेश्चन पेपर सेट 2 2022 822AW। इसका पहला प्रश्न है, सभी खंड कीजिए। कुल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब में से 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सही है और ये सभी एक एक अंक के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड है। क्या करोगे? या तो इसका फैक्टर कर लो या फिर इनमें से देख लो कि किसका गुणा करके 156 आएगा। तो पहला ये है, देखो 13 का 3 में आएगा, यहाँ पे 39, 39 का 2 में करेंगे तो 156 तो नहीं आएगा, फिक्स है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का 3 के साथ गुणा 12, 12 का 13 के साथ गुणा 156 होता है। बाकी तो ये दोनों से आएगा नहीं, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि सेक थीटा इक्वल 2 तो थीटा का मान होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 60 डिग्री रहेगा। एकदम से आसान सवाल था। दूसरा है, एक द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान होगा। 4 हैं इसमें, ऑप्शन 4, 7, 9, 12 क्या सही रहेगा? तो जब मूल बराबर होते हैं द्विघात समीकरण के, तो b² - 4ac की वैल्यू 0 आती है, ये आपको पता होना चाहिए। b² - 4ac को विविक्तकर बोलते हैं, व्यपनीत बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, कई नाम है इसके। तो अगर मूल बराबर हो तो b² - 4ac की वैल्यू 0 होती है। b किसको बोलते हैं? x का जो गुणांक होता है। a बोलते हैं x² के गुणांक को, और c बोलते हैं जिसमें x हो ही ना। तो यहाँ पे b की जगह पर रहेगा -12, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू है m, इक्वल हो जाएगा 0। 12 का स्क्वायर 144, 4 का 3 के साथ गुणा 12 इंटू m = 0। यहाँ से लिख सकते हैं कि 144 और 12 m आपस में बराबर हैं। 144 में 12 से भाग कर देंगे तो 12 आएगा। यहाँ पे आपके ऑप्शन है 4, 7, 9, 12, तो ये हुआ करेक्ट। चौथा प्रश्न यानी चौथा खंड, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। कितनी होगी? तो उसको यही छोटा मोटा कोने में बना देते हैं। कहा ये समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं 2a लेंथ की है, शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी। तो जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी शीर्ष लंब भी बराबर होंगे, और समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण 60 डिग्री का होता है, जितने भी कोण होते हैं। तो ये वाली भुजा पूरी दी हुई है 2a, तो आधी भुजा होगी a। अब चूंकि ये शीर्ष लंब है तो 90 डिग्री है, मान लो इनकी लंबाई h है। यहाँ पे आप लगा दो tan 60 डिग्री। क्या होता है? लंब और आधार का अनुपात, यानी h/a। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 हो जाएगा h/a, तो h इक्वल हो जाएगा a/√3। कहाँ है ये? पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा वाला सही है। पांचवा खंड, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य मतलब जितने भी टर्म दिए गए सबको जोड़ के उनके नंबर से डिवाइड कर दो। तो 1 से 10 तक कितनी सम संख्याएं हैं, कौन कौन है? इसको इधर बना देते हैं, आप आराम से उतार लीजिएगा।
1 से 10 तक सम संख्या है 2, 4, 6, 8 और 10। डिवाइड किससे करना है? जितने लोग हैं 1, 2, 3, 4, 5। कितना हो जाएंगे? 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30/5 बराबर 6, यानी 6 आना चाहिए। तो ऑप्शन में तीसरा है। अंतिम खंड बिंदु P निर्देशांक है इसके, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं, 2, -3 और एक पॉइंट है Q 10, y। इसके बीच की दूरी 10 है तो y की वैल्यू होगी। तो दो पॉइंट के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? x1 में से x2 घटाना, यानी दोनों कोऑर्डिनेट का हमें x वाला टर्म माइनस कर देना है, जिसे हम लोग भुज बोलते हैं। और फिर पहले और दूसरे का जो कोटि होता है या इसमें या सेकंड टर्म में जो y वाला होता है उसको घटा देना है। तो 2 - 10 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस -3 - y इसका स्क्वायर। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते थे 10 - 2 y -3 यानी y + 3। दोनों में से कोई भी, पहले में से दूसरे को घटा दो या दूसरे में से पहले को, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है बीच की दूरी का वर्ग। या फिर ऐसा मान सकते हो ये पूरा अंडर रूट में रहेगा तो केवल यहाँ 10 रहेगा। इसे हल कर दो तो 10 में से 2 जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64। यहाँ दोनों में माइनस है, स्क्वायर कर देंगे तो सिंपल कितना आएगा? 3 + y का स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। 64 को दूसरे साइड करेंगे जिसे हम पक्षांतर करना बोलते हैं, तो हो जाएगा 3 + y का स्क्वायर। 100 में से 64 घट के कितना हो जाएगा? 36। या इसको लिख सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं दोनों तरफ, तो हो जाएगा 3 + y। 36 का वर्गमूल होगा ±6। तो जब हम प्लस साइन लेंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 - 3, और जब माइनस साइन लेंगे तो y की वैल्यू होगी -6 - 3। ये कहाँ से आया? देखो, जब आप प्लस लोगे तो इधर +3 है, दूसरे साइड जाके घटेगा तो 6 - 3, और जब आप इसका एक साइन माइनस लोगे तो -6 तो पहले से है, 3 उधर जाके माइनस हो गया। तो y की वैल्यू या तो 6 में से 3 घट के 3 आएगी, या तो 6 3 जुड़ के 9 आएगा। कहाँ है y का मान 3, सॉरी, एक y की वैल्यू 3 आनी चाहिए और y की वैल्यू -9। कहाँ है? -3 नहीं आया, प्लस में आया है, तो ये वाला देखो, y का मान 3 है और y का मान 9। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट के हर एक खंड का सॉल्यूशन। लगा सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 2, सभी खंड कीजिए। इसमें पहला पार्ट, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही एक प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा, लेकिन उसमें इसमें फ़र्क क्या है? उसमें सब कुछ सेम है। ऑब्जेक्टिव वाले में सिंगल m है, यानी m के आगे कोई गुणांक नहीं, यानी एक गुणांक ऐसा कह सकते हैं, यानी यहाँ पे 1 है, और इसमें 2m है, बस इतने का फ़र्क है। तो इस सवाल को हम लोग लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दूसरे का पहला, इसमें क्या कहा है? मूल बराबर है 3x² - 12x + 2m = 0 के मूल बराबर हैं। और जब मूल बराबर होते हैं तो b² - 4ac = होता है 0, जिसे हम बोलते हैं विविक्तिकर। यहाँ पे b किसको बोलेंगे? x के गुणांक को, तो -12 का स्क्वायर, -4a बोलेंगे x² के गुणांक को, और c बोलेंगे जिसमें x नहीं है, वो है 2m, इक्वल हो गया 0। 12 का स्क्वायर 144, इसका गुणा करेंगे तो 2 का 3 में 6, 6 का 4 में 24,
m बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 24m बराबर 144, या m का मान आएगा 144/24 बराबर 6। तो इसका सोल्यूशन ये हो गया कि अगर 3x² माइनस में 12x + 2m = 0 के मूल बराबर होंगे तो m की वैल्यू आएगी 6। सभी हम पार्टों के यहाँ लगा देते हैं क्योंकि बहुत छोटा छोटा है, फिर आप एक साथ छाप लेना। ये अगला है दूसरे का दूसरा पार्ट। cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ लगाते हैं cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। तो इन्हें हल करना है। अब आपको ऐसा कोई वैल्यू तो मालूम नहीं, ना तो आपको 67 की वैल्यू मालूम है, ना ही 23 की। तो ऐसे में क्या करेंगे, या तो हम साइन को कास में कन्वर्ट करेंगे या फिर कास को साइन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पूरक कोणों का जो नियम है वो नियम क्या है। 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 23, अगर हमें इसे बदलना है तो। और 23 को लिख सकते हैं 90 - 67, अगर इसे बदलना है तो। जैसे मान लो हमें कास को कन्वर्ट करना साइन में, तो इसको लिखेंगे कास स्क्वायर 67 की जगह पर लिखेंगे 90 ऋण 23। 90 में से 23 घटाएंगे तो ऊपर वाला टर्म फिर आ जाएगा। ये हो गया साइन स्क्वायर 23 डिग्री। कास 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा, यानी आएगा साइन स्क्वायर 23 डिग्री। और पहले से है साइन स्क्वायर 23 डिग्री, तो ये घटा के उत्तर आएगा 0। ऐसे ही अगर इसको बदलते तो यहाँ आता साइन स्क्वायर 90 - 67, साइन 90 - थीटा का मान कास थीटा होता तो हो जाता कास स्क्वायर 67, तो दोनों घट के 0 हो जाएगा। ये इसका हल हो गया। अगला राउंड दूसरे का तीसरा पार्ट। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। इतना छोटा छोटा सवाल आ जाता है हाई स्कूल में। देखो आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये ही होता है फार्मूला। तो बराबर हो जाएगा 1/2, उसका आधार है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, 2 से 14 कट जाएगा तो आएगा 7 × 7 यानी आएगा 49। अब चूंकि सेंटीमीटर में है तो जो क्षेत्रफल का यूनिट होता है वो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में बनेगा। ये हो गया दूसरे का तीसरा। अब है चौथे का नंबर। दूसरे का चौथा सवाल में है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका निकालो। तो सबसे पहले लिखेंगे 10 अभाज्य पूर्णांक, 10 नहीं ऐसे लिखना पड़ेगा प्रथम 10, क्योंकि 10 लिखोगे तो वैसे तो ढेर सारे हो जाएंगे। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक कौन कौन होंगे। अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है जिनका गुणनखंड ना हो, या कह सकते हैं जो केवल खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहली अभाज्य जो होती है वो होती है 2, इसके बाद आता है 3, 5, 7, 9 को नहीं लिख सकते क्योंकि वो 3 से कट जाएगा, 11, 13, 17, 19, 23 कट हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29। मतलब ऐसे लोगों को आपको लिखना है जो खुद से कटते हैं या फिर 1 से कटते हैं, मतलब इनका कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं बनता है। और जब भी आपको माध्यिका निकालनी हो तो या तो आरोही क्रम में सभी आंकड़े हों या तो अवरोही क्रम में। अगर हमें अवर्गीकृत का निकालना, जैसे कि ये अवर्गीकृत है, तो सब देखो हमने इसको कैसा लिखा है, हमने इसको लिखा है
आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो माध्यिका का फार्मूला होता है जब पदों की संख्या सम हो। देखो हमें इसमें 10 निकालने हैं, 10 अभाज्य दिया हुआ है, तो इसमें पदों की जो संख्या है टर्म वो कितनी है 10, और ये कैसी है सम। तो जब पदों की संख्या सम हो यानी नंबर ऑफ टर्म्स इवन नंबर आ जाए तो माध्यिका का ये फार्मूला होता है n/2 वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वें पद का मान, और इन सब के बटे में आता है 2। जब नंबर ऑफ टर्म इवन नंबर हो तो उसको आधा कर दो और फिर उसके आधे में एक जोड़ देना, ये n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान इक्वल होगा n/2वां पद यानी 10/2 कितना होगा 5। तो लिखेंगे 5वें पद का मान धन ये 5 और 1 6 हो जाएगा, 6वें पद का मान और बटे में आएगा 2 इक्वल कितना होगा 5वां पद। चाहे इस तरफ से देखना चाहे उस तरफ से, लेकिन अगर आपको 5वां इधर से देखना तो 6वां भी इधर से ही रहेगा। 5वां इस साइड से खोजना है तो 6वां भी उधर से ही रहेगा। जैसे मान लो हम 5वां इधर से देखते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां, 5वीं वैल्यू होगी 11, 6ठी वैल्यू 13/12 2, दोनों जोड़ देंगे तो 24 यानी 24 बनेगा, तो उत्तर आएगा 12। तो यही है इस प्रश्न का सलूशन। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर को कंप्लीट रूप से सॉल्व किया गया है, थ्योरी वाइज फिर सभी न्यूमेरिकल लगाए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक एक चैप्टर के जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ आते आप वहां से देख सकते हैं। तो यही है आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्टों का सलूशन। लगाइए क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला पार्ट, संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा और लासा निकालो। मासा मतलब HCF, लासा माने LCM। तो आपको इसकी HCF और LCM फाइंड करनी है, वो भी फैक्टर कर करके। तो इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन 3 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले इनका हम करेंगे फैक्टर। जैसे पहला 26 तो लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल होगा, सबसे पहले हम इसके फैक्टर कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले देखेंगे किस किस से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम 26 में 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो पहला पार्ट आएगा उसका 2। अब जब 26 में 2 से भाग करेंगे तो 13 बचेगा, और 13 को किसी से काट नहीं सकते, तो ये इसका हो गया फैक्टर। 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 7 और 13। तो इसका मासा क्या बनेगा, मासा का मतलब होता है जो उभयनिष्ठ हो, दोनों में हो, दोनों तीनों। अगर 10-20 अंकों का मासा निकालना तो सब में जो उभयनिष्ठ रहता है वही मासा होता है। तो इन 26 और 91 का जो फैक्टर किए उसमें 13 कॉमन है, तो ये हो गया इसका मासा। लासा क्या होता है, लासा का मतलब होता है जो कॉमन है उसे तो लिखना ही है, उसके बाद जो बचे सब छाप दो। तो इसके बाद क्या बचा है 2, इसमें क्या बचा है 7, 13 दूनी 26 गुणे 7, 7 का 6 में 42, 7 दूनी 14 4 18, 182 आएगा। ये है इसका सलूशन। यही लगे हाथ इन्हें भी सॉल्व करते हैं, फिर एक साथ छापिए। सॉल्यूशन 3 का सेकंड पार्ट। प्रश्न है, P के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 3 = 0 का एक अद्वितीय हल है। तो आपको पता होना चाहिए अद्वितीय हल का कंडीशन।
अद्वितीय हल के लिए कंडीशन है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। A1 मतलब पहले समीकरण का x का गुणांक, A2 का मतलब दूसरे समीकरण का x का गुणांक, B1 का मतलब पहले समीकरण में y का गुणांक, B2 मतलब दूसरे समीकरण में y का गुणांक। तो क्या आएगा, A1 पहले समीकरण में x का गुणांक है 4 और दूसरे समीकरण में x का गुणांक है 2, ये बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2। B1 मतलब पहले वाले समीकरण में y का गुणांक, यह है P, दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक 2, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो आएगा P नॉट इक्वल 4, यानी P की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। बस 4 को छोड़ के कुछ भी होगा, 5, 4 को छोड़ के -4 भी हो सकता है, यानी P नॉट इक्वल 4 अगर है तो इन समीकरणों की जोड़ी का हल अद्वितीय होगा। अगर गलती से P इक्वल 4 हो गया तो अद्वितीय हल नहीं होगा। तो यही है क्वेश्चन नंबर 3 के इन दोनों पार्टों का सलूशन। शेष पार्ट हम अभी आगे लगाते हैं, तब तक इन्हें छापिए। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, चित्र में AD लंब BC, तो सिद्ध कीजिए कि AB² प्लस CD² इक्वल BD² प्लस AC²। तो इसको यहाँ पे लगाते हैं। सॉल्यूशन 3 का थर्ड, यहीं पे बना देते हैं उस चित्र को। A B C और ये D, यहाँ से लंब खींचा गया है। तो प्रूफ करना है AB² प्लस CD² बराबर BD² प्लस AC²। करना कुछ नहीं है, एक समकोण त्रिभुज ये है, एक समकोण त्रिभुज ये है, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो प्रूफ करने वाले सवालों को हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है, AD लंब BC, ये आपको लिखना है। फिर अगला सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना आप इसको लिख दो। उसके बाद रहेगा उपपत्ति, जहाँ से हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सिद्ध करने वाले सवालों को ऐसे ही लगाते हैं। तो उपपत्ति में हम यहाँ लिखेंगे AD लंब AD BC के ऊपर लंब है, लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज ADB में 90 के सामने कर्ण होता है, तो फार्मूला बनेगा AB² इक्वल AD² प्लस BD²। यहाँ से AD² की वैल्यू क्या मिलेगी, AD² की वैल्यू मिलेगी AB² माइनस BD²। इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। ठीक इसी तरह से दूसरा समकोण त्रिभुज है, तो इसको लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADC में इसका कर्ण है AC, तो हो जाएगा AC² बराबर शेष दोनों साइड का स्क्वायर का योग, तो ये बनेगा AD² प्लस CD², AD² प्लस C। तो यहाँ से AD² क्या मिलेगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, या यहाँ से AD² की वैल्यू इसमें रख दो, जो आपको पसंद है। जैसे हम मान लो यहाँ से AD² निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा AC² प्लस CD²। चाहे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से AD² की वैल्यू इसमें रख दो, या फिर यहाँ से AD² की वैल्यू निकाल लो। अब ये एक समीकरण आपको यहाँ भी AD² की वैल्यू मालूम, यहाँ दूसरा समीकरण यहाँ भी AD² की वैल्यू मालूम। इसका मतलब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब हो जाएगा AB² माइनस BD² इक्वल AC², यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, सॉरी माइनस रहेगा, AC² माइनस CD²।
इस माइनस को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इस माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। शायद यही प्रूफ करना है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। आगे पीछे आप रीअरेंज कर सकते हो इसको। ये था नमूना क्वेश्चन। अगला सॉल्यूशन नंबर 3 का 4th पार्ट दिया है। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर है, तो लिख देते हैं घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, जो घन की साइड होती है। घन की भुजा का क्यूब, ये हो गया 1331। घनमूल निकाल देंगे तो भुजा आएगी, 1331 का घनमूल होता है 11, तो ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। निकालना संपूर्ण पृष्ठ, क्या बनता है घन का संपूर्ण पृष्ठ? यहाँ पे आप चाहे तो आगे लिख सकते हो, घन का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, घन की भुजा का स्क्वायर। 6 गुणे इसकी साइड है 11, हो जाएगा 6, 11 का स्क्वायर 121, गुणा करेंगे तो आएगा 726। 6 का 1 में 6, 6 का 2 में 12, 6 का 9 6 7, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 के 3rd और 4th पार्ट का सॉल्यूशन। लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4, सभी खंड कीजिए। पहला पार्ट, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को या इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करना है, ये देखो हम यहाँ पे आपको कुछ बात बता देते हैं। लगाने का तरीका इसमें हम आपको नहीं बताने वाले हैं, लेकिन इसको आप कैसे लगाओगे, क्या क्या करना है, सब कुछ। ये 3√2 जो अपरिमेय प्रूफ करना है, अक्सर इसमें से अपरिमेय प्रूफ करने के लिए बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं और लगभग आते रहते हैं। 7 सेट होते हैं आपके, 7 में से किसी ना किसी सेट में जरूर आ जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न को लगाना आपको कंप्लीट आना चाहिए। ये आपके रियल नंबर का सवाल है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अगर इसको बेहतर तरीके से, मतलब इससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अपरिमेय प्रूफ करने के लिए, तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको 10th मैथ का प्लेलिस्ट है, वीडियो का नाम है रियल नंबर, या आप कह सकते हो कि जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट इसी नाम से मिलेगा आपको, वास्तविक संख्या। इसमें आपके क्लास 10th मैथ के सरकारी किताब जो NCERT है और जो प्राइवेट किताब वालों ने जितने भी न्यूमेरिकल छापे हैं, लगभग सभी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो केवल यही सवाल नहीं मिलेगा, इससे संबंधित जितने भी टाइप के अपरिमेय प्रूफ करने वाले न्यूमेरिकल होते हैं, सारे न्यूमेरिकल को आप हल कर सकते हो। तो एक बार आप जरूर विजिट करो प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट का नाम है रियल नंबर, 10th मैथ का है, और आपको 10th मैथ का सभी चैप्टर, सभी प्रश्न आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको वहां पे जाके जरूर देखेंगे। तो दूसरा लगा देते हैं। दूसरा वाला है सॉल्यूशन 4 का 2nd, tan A इक्वल काट B, तो सिद्ध कीजिए A + B = 90 डिग्री। सवाल है tan A इक्वल काट B, तो इसमें कम्प्लीमेंट्री रूल लगाना है, पूरक कोणों का नियम लगाना है। वो क्या होता है? चाहे तो आपको काट को tan में कन्वर्ट करना होगा या tan को काट में। जैसे मान लो हमें काट को tan में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस B। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा का इक्वल होता है काट थीटा, तो हम काट B को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस B। अब दोनों तरफ tan है, कंपेयर करना, ये नहीं कि लाओ tan से tan को काट दें। कंपेयर करोगे तो मिलेगा A = 90 डिग्री माइनस B, माइनस B इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा A + B = 90 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। अगला क्वेश्चन
सब एक साथ लगा देते हैं, सब एक साथ छापना। अगला है सॉल्यूशन 4 का थर्ड पार्ट। 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर लंबी हो गई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहा है कि एक 6 मीटर लंबा कोई स्तंभ था, इसकी जमीन पे परछाई बनी 4 मीटर, और जिस समय ये परछाई बनी उसी समय एक मीनार भी था, उसकी परछाई बनी 28 मीटर। ठीक उसी टाइम की बात है, मतलब जैसे कह दिया कि दोपहर के टाइम हमने देखा, जितने बजे हमने देखा खंभे की परछाई 4 मीटर है, उतने ही बजे ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ कोई मीनार है, उसकी परछाई आई 28 मीटर की। सवाल है मीनार की ऊंचाई बताओ। ये है आपका स्तंभ और ये है मीनार। मान लो ये बन गया ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसको दो टाइप से लगा सकते हो आप, चाहे तो इसको समरूप मान लो, ये वाला कोण बराबर है 90 डिग्री 90 डिग्री। एक ही समय पर हम देख रहे हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण चूंकि एक ही टाइम पे देखेंगे तो उन्नयन कोण एक ही होगा। तो ये वाला एंगल मान लो थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण खुद ब खुद बराबर होता है। या फिर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, जैसे यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल होगा लंब बटे आधार, यानी आएगा 6/4। 6/4 माने 3/2। दूसरे वाले में लगाएंगे, ये यहाँ कर देते हैं, जगह नीचे कम है शायद ना दिखे, तो यहाँ लगाएंगे दूसरे वाले में। त्रिभुज का नाम क्या है? PQR। इसमें लगाएंगे tan थीटा, तो क्या मिलेगा? tan थीटा बराबर हो जाएगा इसकी लंब की लंबाई, मान लो मीनारे की हाइट जो है, मीनार की हाइट वो है h मीटर की, तो ये हो जाएगा h/28। इसको एक समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा समीकरण। दोनों tan थीटा की वैल्यू है तो दोनों बराबर भी होगा, तो हो जाएगा h/28 बराबर 3/2। यहाँ से लिख सकते हैं h बराबर 3 गुणे 28/2। 2 से 28 को काटेंगे 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 14 42 मीटर। ये हो गया मीनार की हाइट। यहाँ पे आप सॉल्यूशन में एक चीज जरूर लिखोगे, एक ही समय पर देखने से सूर्य का उन्नयन कोण, ये नहीं, साफ साफ लिख देते हैं। यहाँ पे आप चीज ये लिख लेना एक बार, एक ही समय पर देखने से स्तंभ के शीर्ष और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण समान होगा। ये चीज जरूर लिखना, उसके बाद सवाल को लगाना। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। लगाइए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और इसे 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों का माप लिखिए। तो कैसे कंस्ट्रक्शन करना है एक बार हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये जरूर आता है आपके प्रश्नों में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले जो आपको साइज दी जाए उसे बना लो। थोड़ा ऊपर बना देते हैं इसे,
जैसे यहाँ सबसे पहले आपको जिस साइज की लाइन दी जाए उसे बना लो। जैसे मान लो ये हो गई लाइन, नाम हो गया इसका AB, इसकी लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, लंबाई का नाप के ही ऐसे एक लाइन बना दो, एक रेखाखंड बना दो। फिर इसे कहा 2:3 में विभाजित करो। तो कभी कभी प्रश्न में साफ साफ लिख देता अंतः विभाजित, बाह्य विभाजित, और जब कुछ ना लिखा हो तो आपको अंतः विभाजित इंटरनल डिवीजन बनाना है। तो यहाँ पे 2 और 3 के अनुपात में यह है। तो सबसे पहले आपको अंतः विभाजित में करना क्या रहता है, जब पहला अनुपात छोटा हो और दूसरा अनुपात बड़ा हो तो इन दोनों को ऐड कर दो। तो 2 और 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान से क्या देना है, ये रफ वर्क आपको बता रहे हैं, तो आप 5 को निगाह में बैठाए रहिए। सबसे पहले क्या कीजिए, इस पे एक कोण बना दो, कोई भी कोण, जैसे 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 10 अंश, जो मर्जी। लेकिन एक बार जो कोण आप इधर बना दो, मान लो इसको हमने नाम दिया AX, तो उतना ही कोण दूसरी तरफ बनाओ, सेम साइज का। जो एंगल इधर हो वही एंगल इधर भी होना चाहिए। जैसे मान लो इधर हमने 30 बनाया तो इधर भी 30, इधर 60, इधर 60, 45, 45, इस पे 90 तो उस पे भी 90, जो मर्जी आप वो कोण बना सकते हो। तो यहाँ पे मान लो हमने एक कोण बनाया, वही कोण सेम टू सेम साइज का आपको क्या करना है, दूसरी तरफ भी बना देना है। उसके बाद करना क्या है, आपको ये जो दिया हुआ है अनुपात, तो आपको क्या करना, अगर पहली गिनती छोटी दूसरी गिनती बड़ी है तो दोनों को टोटल कर दो। जैसे 5 हुआ तो आप अपने लंगड़ा प्रकार और पेंसिल, जो आपका प्रोटेक्टर होता है, उसको खोलो और उसके बाद यहाँ पे मान लो हमने नोक रखा और पेंसिल से एक निशान लगाया, ये वाला, इसको नाम दे देंगे A1। फिर उस सेम साइज, अब घटाना बढ़ाना नहीं, नोक इस पे आएगी, पेंसिल आगे आएगा, A2, फिर नोक यहाँ पे, फिर पेंसिल आगे, A3, फिर नोक यहाँ पे, फिर पेंसिल आगे हो जाएगा, A4, फिर ऐसे जितना भी यहाँ टोटल मार के आएगा उतनी बार निशान आपको लगानी है। और दूरी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कम ज़्यादा कोई जरूरी नहीं। जैसे मान लो एक बार आपने छोटा लिया तो हर बार वो छोटा छोटा ही रहेगा, एक बार आपने बड़ी दूरी ली तो बड़ी रहेगी। तो आप अपने पेज में जितना जगह रहेगा उसके हिसाब से आप अपनी दूरी का गेस कर लेना कि हम कितना बड़ा खोलें उसको। अब एक बार आपने जो दूरी ले ली वही काम इधर भी करो। यहाँ पे नोक रखना है, पेंसिल इधर आएगा, नाम हो जाएगा B1, नोक आगे और फिर पेंसिल ऐसे आगे बढ़ाना है, B2, फिर यहाँ पे नोक, फिर पेंसिल आगे आएगा, B3, फिर नोक यहाँ, फिर पेंसिल यहाँ, B4, फिर नोक आगे करते हुए आओगे और ये मिलेगा आपको B5। आपको करना क्या है, जब इतना काम हो जाएगा इसको डॉट डॉट से, इसको भी डॉट डॉट से मिला देना। तो समझ में आपको आ रहा है। सबसे पहले क्या करना, जो भी लाइन की लेंथ दी जाए उस लाइन की लंबाई के बराबर आप लाइन बना दो। उसके बाद आप ऊपर नीचे दोनों में न्यून कोण बना दो। अगर अंतः विभाजित बाह्य विभाजित नहीं लिखा है तो आपको अंतः विभाजन ही बनाना है। उसके बाद जो अनुपात दिया है उन अनुपातों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद उतने बराबर बराबर टुकड़े कर दो। और फिर करना क्या है, नीचे वाले का लास्ट यहाँ पे जहाँ से लाइन शुरू हुई इससे मिला दो, फिर ऊपर वाले का लास्ट इधर जहाँ लाइन खत्म हुई उससे मिला दो। अब आपको 2:3 में बांटना है, तो इधर से हो गया दूसरा, यहाँ से आपको लेना है दूसरा और इधर से भी लेना है दूसरा। वो ये है, आपको A2 को B3 के साथ मिला देना है, बस ये मान लेते हैं पॉइंट C, और यही आपका अभीष्ट डिवीजन है। तो जो निष्कर्ष आएगा वो होगा AC अनुपात CB बराबर होगा 2:3। ये कंस्ट्रक्शन आपकी होगी। तो जब आपको रचनाओं का सवाल दिया जाता है तो आपको सबसे पहले क्या लिखना रहता है, रचना के पद, कैसे कैसे आपने रचनाएं की आपको चरण वाइज लिखना रहता है। जैसे मान लो पहला हमने लिख दिया 7.6 सेंटीमीटर की रेखाखंड, ऐसे आप लिख सकते हो, ये आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया होगा। रेखाखंड AB खींचा, ये हो गया। दूसरा आप लिख सकते हो कोण XAB बराबर कोण, ये मान लो Y है,
लिख सकते हो वाई बी ए बनाया, ये भी आपने बनाया ही है। तीसरा लिख सकते हो A1 बराबर A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 बराबर करते ऐसे ही लिखना आपको B1 बराबर B1 B2 B2 B3 B3 B4 और B4 B5। ये आपने किया है, ये आपने ज्ञात किया, ठीक है। ये हो गया, ये आपने खोजा इसको। तो ऐसे ही आपको रचना के पद निकालने रहते हैं। तो जैसे मान लो हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले लाइन खींची, फिर हमने दो न्यून कोण बनाए, फिर हमने बराबर बराबर तो जगह खोज ली। उसके बाद हमने क्या किया है, A2 को B3 से मिलाना। आप चाहे तो इसको लिख सकते हो A1 B5 मिलाया, A5 को B से मिलाया और A2 को B3 से मिलाया। तो ये आपका चौथा राउंड है। लिखोगे A2 B3 को मिलाया, जो AB को C बिंदु पर या C पर मिलता है। और आगे लिखना, इधर लिख देते हैं, कहाँ पे, यहाँ लिख दोगे। इसलिए AC अनुपात CB बराबर 2:3। ये हो गया आपका रचना का पद। अगला राउंड जो होता है, अगला काम कहा दोनों भागों का माप लिखिए। तो ये नहीं कि लाओ पेंसिल से, ये सारी स्केल से नाप के लिख लें, इसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना। तो कैसे करेंगे, AC अनुपात CB बराबर दिया है 2:3। तो आप मान लेना, माना AC बराबर 2x और CB बराबर 3x। लिखोगे इसलिए AC प्लस CB बराबर 2x प्लस 3x बराबर 5x। ये हो गया। और AC प्लस CB की कुल लंबाई कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर बराबर 5x। तो x की वैल्यू होगी 7.6/5 बराबर होगा 5 करने में 5 2 बचेगा, 26 हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 1 5 × 10, 1.25 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसलिए AC बराबर 2x बराबर 2 × 1.52 1.52 बराबर होगा 2 का 2 में गुणा 4, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 3, 3.04 सेंटीमीटर, यानी लगभग लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। और CB जो होगा वह 3x, तो बराबर हो जाएगा 3 × 1.52, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 1 16, 3 × 3 = 4, 4.66 सेंटीमीटर। तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हो लगभग 3 सेंटीमीटर ये वाले को, और ये वाले को लिख सकते हो लगभग 4.6 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपको लिखना है तो इसको लिख सकते हो लगभग 3 सेंटीमीटर और इसको लिखोगे लगभग 4.6। 4.6 क्यों लिखोगे, क्योंकि जब आपने इसको 3 मान लिया तो 7.6 में से 3 निकलेगा तो 4.6 होगा। ये नहीं कि हमने इसके हिसाब से 4.6 लिखा, ये नहीं। अगर इसके हिसाब से लिखना रहता तो ये 4.7 है, हमने इसके हिसाब से लिखा है। बाकी 4.7 क्यों नहीं, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, वो उसमें कंप्लीट मैथ फिजिक्स टोटल लगेगा, तो अलग पार्ट है। अगर हम इसको लगभग 3 मानेंगे तो इतना आएगा। अगर आपको कैलकुलेशन के हिसाब से लिखना है तो एग्जैक्ट यही वाली वैल्यू सही है। AC की वैल्यू आएगी 3.04 सेंटीमीटर और CB की आएगी 4.66 सेंटीमीटर। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट का सोल्यूशन। तो ये था आज का हमारा सेशन, क्लास 10th मैथ अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर सेट 2 822 AW 2022 में आया हुआ प्रश्न पत्र। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक को हल किया है। अगर आपको कोई भी खंड टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लास 10th मैथ के कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रश्नावली का न्यूमेरिकल अगर आपको डिटेल में सीखना है कैसे लगाते हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक चैप्टर का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन
मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा सेशन। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन के साथ।